अस्सलामुअलैकुम, ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 डियर नॉलेज की तरफ से। अच्छा, हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था मोटिवेशन से रिलेटेड। लेसन 2 हमने कंप्लीट कर लिया। लेसन 2 में हमने सारा पढ़ा कि मोटिवेशन की क्लासिफिकेशन कैसी हुई है और डिफरेंट जो थ्योरिस्ट है उन्होंने मोटिवेशन को या मोटिव्स को जो है वो कैसे क्लासिफाई किया है। डिफरेंट थ्योरीज के अकॉर्डिंग मोटिवेशन जो है वो कैसे क्लासिफाई हुई है, उनकी इसकी क्लासिफिकेशन कैसी हुई है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखी है, कोई भी ऐसा लेक्चर जो आपसे मिस हुआ है, मैंने सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर ली है। इन केस इनमें से कोई लिंक मिसिंग है या आपको कोई ऐसी वीडियो देखनी है जिनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद नहीं है, तो आप चैप्टर का नाम हमें बता दें या टॉपिक हमें बता दें कमेंट सेक्शन में कि इससे रिलेटेड जो है वो लेक्चर्स मुझे चाहिए। हमारे पास अगर वो लिंक हुई तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लेसन 3 से। लेसन 3 जो है दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजियोलॉजिकल मोटिव्स। फिजियोलॉजिकल मोटिव्स को हम सारा जो है वो स्टडी करेंगे लेसन 3 में। अच्छा, फिजियोलॉजिकल मोटिव्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फिजियोलॉजिकल मोटिव्स में हम पढ़ेंगे हंगर, थर्स्ट, सेक्सुअल मोटिवेशन, स्लीप एंड रेस्ट, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, नीड टू अवॉइड पेन, maternal love, need to respiration and need to eliminate। अच्छा, फिजियोलॉजिकल मोटिव नाम से ही जाहिर हो रहा है फिजियोलॉजी है, यानी कि हमारी जो फिजियोलॉजी है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, उसको फिजियोलॉजिकल मोटिव्स कह रहे हैं। नाम जो हमने यहाँ पर टर्म्स डिस्कस किए लाइक हंगर एंड थर्स्ट, सारी हमारी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। फिजियोलॉजिकल मोटिव्स हमारी बेसिक मोटिव्स हैं, हमारी इनबॉर्न मोटिव्स हैं, यानी कि पैदाइशी हमारी ये मोटिवेशंस होती हैं जिसको हमने अकम्प्लिश करना होता है। मोटिव्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में कि मोटिव्स हमारे पास वो एनर्जाइजिंग एजेंट्स हैं या वो डेफिशिएंसीज हैं हमारी बॉडीज़ में, या वो एक इंसेंटिव्स हैं जिसकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करता है या कोई एक्शन परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर हम फिजियोलॉजिकल मोटिव्स को अगर डिस्कस करेंगे तो ये सारे जो पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं, ये सारे वो मोटिव्स हैं जिसकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई एक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन ये वो टर्म्स हैं जो हमारी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजिकल मेकअप से रिलेटेड है, इसलिए ये बेसिक है, इनबॉर्न है। बायोलॉजिकल ड्राइव्स भी हम इसको कह सकते हैं कि हमारे बायोलॉजिकल मेकअप से रिलेटेड है, इसलिए बायोलॉजिकल ड्राइव्स। इसमें क्या है कि हर एक स्पीशीज़ की लाइफ जो है वो इन्हीं चीज़ों पे सस्टेन है या मेंटेन है। हर एक लिविंग स्पीशीज़ जो कि हर जानदार चीज़ जो जिंदा है, तो सारे ये जो मोटिव्स हैं इनको अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसको हम प्राइमरी नीड्स भी कह सकते हैं। प्राइमरी नीड्स हमने बिल्कुल अपने फर्स्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि प्राइमरी नीड्स हमारे बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं जिसको हमने अकम्प्लिश करना होता है। तो ये जो फिजियोलॉजिकल मोटिव्स हैं ये वही प्राइमरी नीड्स हैं, क्योंकि इसमें वो सारे मोटिव्स आ रहे हैं जो हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हैं। दीज आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स एक टू लिव या लिविंग अ लाइफ, नेसेसरी है, ज़रूरी है हमारी सर्वाइवल के लिए। इसको हम कभी कभी बायोलॉजिकल नीड्स भी कहते हैं क्योंकि इसकी एक बायोलॉजिकल ओरिजिन है। इनकी ओरिजिन जो है कहीं ना कहीं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से रिलेटेड है, यानी कि ये टॉपिक्स जो हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल मोटिव्स जो हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से रिलेटेड है। तो अब इसमें क्या है कि ज़्यादातर जो फिजियोलॉजिकल ड्राइव्स हैं वो बायोलॉजिकल मेकअप में डीपली रूटेड है। इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस होती हैं जो चाहिए होती है हमें डे टू डे ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेसेस को मेंटेन रखने के लिए। सिर्फ फॉर एग्जांपल होम्योस्टेसिस हो गया। होम्योस्टेसिस क्या है कि हमारी बॉडी बैलेंस रखती है अपने आप को, चाहे वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है या वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ पर्सपायरेशन है, जो भी है, लेकिन बॉडी जो है वो अपने आप को बैलेंस रखती है, मेंटेन रखती है, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। नॉर्मली जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो होम्योस्टेसिस को टॉपिक 10th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम हंगर से। हंगर को हम कह सकते हैं कि ये टिश्यू नीड्स हैं हमारे। टिश्यू नीड्स इसलिए क्योंकि इसमें यानी कि हमारी जो बॉडी है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसमें हमेशा ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे वो ग्रो करें।
या टिश्यूज़ को रिपेयर करे या एनर्जी को सेव करे बॉडी में, तो इसलिए हम इसको टिश्यू नीड्स भी कहते हैं कि उसका कंसर्न जो है वो टिश्यूज़ के साथ है। हंगर दो किस्म की होती हैं, एक जनरल हंगर और फूड नीड्स है और एक स्पेसिफिक फूड नीड्स है। जनरल हंगर और फूड नीड्स क्या है कि फॉर एग्जांपल स्टमक में कंट्रैक्शन हुई या वीकनेस फील हो रही है, किसी बंदे को, किसी ऑर्गेनिज्म को कमज़ोरी फील हो रही है या लाइट हेडेडनेस फील हो रहा है, तो क्या है, ये हमारी जनरल हंगर है। यानी कि जनरली एक बंदा जब हंग्री हो जाता है, भूख लग जाती है, तो क्या है कि हमें ज़रूरत है खाना खाने की। यानी कि जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें कि जब बंदे की बैटरी डाउन हो जाती है तो उसको खाने की ज़रूरत होती है, जिसको हम जनरल हंगर ऑफ फूड नीड्स कहते हैं। जो दूसरा टर्म है, ये जो सेकंड टाइप है हंगर की, दैट इज स्पेसिफिक फूड नीड्स। अब स्पेसिफिक फूड नीड्स क्या है कि यहाँ पर जो स्पेसिफिक फूड नीड है, ये हंगर की वजह से तो नहीं होती, लेकिन प्रेफरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फूड की वजह से होती है। कोई खाना देखने में बहुत मज़े का लग रहा है, उसका अपीयरेंस जो है वो बहुत अच्छा है, तो आप जो है उसको खा लेंगे, दैट इज स्पेसिफिक फूड नीड्स। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम जो है आपको भूख तो नहीं लगी, लेकिन अगर आपको कोई बंदा जो है पिज़्ज़ा पेश करके दे या गरम गरम बर्गर ला के दे, तो डेफिनेटली आप रेजिस्ट नहीं करेंगे, आप उसको खाएंगे। दैट इज स्पेसिफिक फूड नीड, कि आपको उसको ज़रूरत तो नहीं थी, ना ही आपको भूख लगी थी, लेकिन आपने उसको खाया बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड। कुछ कॉजेज हैं हंगर ड्राइव की, यानी कि हमें भूख किन किन वजूहात की वजह से, किन किन रीजंस की वजह से, किन किन चीज़ों की वजह से हमें भूख लगती है। इसमें फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक, जिस तरह मैंने कहा कि हमारी जनरल फूड नीड्स में भी आता है कि हमारा जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमें भूख लगती है। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका स्टमक जो है जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जाहिर है वो कॉन्ट्रैक्ट तभी करता है जब स्टमक में कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिग्नल मिलता है कि भूख लगी है। अब इसी टर्म पे एक्सपेरिमेंट किया था कैनन ने, वॉशबर्न ने और कार्लसन ने 1916 में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने अलाउ किया कि एक सब्जेक्ट को कि वो बैलून को स्वेलो कर ले, निगल ले, और उस बैलून को एक ट्यूब के साथ कनेक्ट किया था और वो ट्यूब जो है वो काइमोग्राफ के साथ कनेक्टेड था। अब उस बैलून में था एयर। उस सब्जेक्ट को कहा था कि आपको जब भी भूख लगे आपने बटन प्रेस करना है, और बटन प्रेस करने के बाद क्या होता था कि उस सब्जेक्ट को जब भूख लगती हंगर वाली फीलिंग्स आती थी, तो वो उस बटन को प्रेस करता था। काइमोग्राफ के ज़रिए जो है उस बैलून में एयर फिल हो जाती थी, बलून जो है उसमें एयर आ जाती थी, उसकी वजह से वो थोड़ा फूल जाता था और स्टमक की कंट्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती थी, जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट से ये ज़ाहिर हुआ जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इंसान को जो है, ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको भूख लगना शुरू हो जाती है। जब स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है तो हंगर वाली जो फीलिंग्स हैं कम होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये नेक्स्ट जो कॉज है, द कॉज ऑफ हंगर ड्राइव, दैट इज रिडक्शन ऑफ शुगर इन द ब्लड। अगेन शुगर लेवल किसी का लो हो जाए तो उसको भूख लगना शुरू हो जाती है, या शुगर लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाती है ब्लड में, तो हंगर की सेंसेशन फील होना शुरू हो जाती है। और जब शुगर जो लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए ब्लड में, तो जो हंगर की सेंसेशन है, हंगर वाली फीलिंग्स जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए अक्सर आपने सुना भी होगा कुछ लोगों से जो अक्सर ये प्रेफर करते हैं कि आप अपने साथ चॉकलेट्स घुमाया करें या कोई बिस्किट शिस्किट अपने पास रखा करें, कि रास्ते में अगर आपको थोड़ी हल्की फुल्की भूख लगती है या आपका थोड़ा बीपी लो हो जाता है, तो आप चॉकलेट से खा लिया करें या आप जो है बिस्किट से खा लिया करें, क्योंकि उससे क्या होता है, थोड़ा सा वो जो शुगर लेवल जो आपको डाउन हो चुका होता है वो बैलेंस हो रहा होता है और आपको जो हंगर वाली सेंसेशन है वो थोड़ी कम हो जाती है। या अक्सर आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनको वो जो ग्लूकोज पानी में मिला के पी लेते हैं, दैट इज क्योंकि वो जो रिडक्शन ऑफ शुगर है ब्लड में उसको कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। So the reduction of sugar in the blood also play an important role in hunger drive. इसके बाद फिर जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज न्यूरल फैक्टर। इसमें क्या है कि जब हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो मैसेज सेंड कर रहा होता है, न्यूरल फैक्टर है तो लाजमी जाहिर है कि देयर इज समथिंग रिलेटेड, और न्यूरॉन्स हमारे नर्व सेल से रिलेटेड है। अब इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल स्टमक की जो है कंट्रैक्शन हो गई,
जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि स्टमक की कंट्रैक्शन होती है तो हंगर ड्राइव जो है वो कॉज होती है, इंसान को भूख लगना शुरू हो जाती है, इंसान को सिग्नल मिलता है कि मुझे भूख लगी है। अब वो किस तरह होता है, फॉर एग्जांपल स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन हुई, इंफॉर्मेशन जो है मिलना शुरू हो गई है। इसमें क्या होता है कि द रेट ऑफ शुगर इन द ब्लड रीचेस हाइपोथैलेमस, स्टमक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जितने अमाउंट ऑफ शुगर है वो सारी इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस को पहुंचा, और जो कि और कॉर्टेक्स में, और हंगर ड्राइव जो है वो यहाँ से द हंगर ड्राइव टेक्स प्लेस। अब हंगर ड्राइव हाइपोथैलेमस क्या है, वो हंगर को इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो हाइपोथैलेमस जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हाइपोथैलेमस तक जब मैसेज जाता है कि स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन हो गई है और शुगर की अमाउंट कितनी है ब्लड में, सारे मैसेजेस जो हैं जब ये पहुंचते हैं हाइपोथैलेमस के पास, तो हाइपोथैलेमस जो है वो हंगर ड्राइव या हंगर वाले मैसेजेस को इंक्रीज करना शुरू कर देता है कि हंगर जो है वो इंसान को भूख लगना शुरू हो गई है, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको भूख लगना शुरू हो गई, सो दैट पर्सन या दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट ईट समथिंग। नेक्स्ट जो कॉज है दैट इज स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड्स। नाम से ही जाहिर है कोई खाना उसकी खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है या उसका जायका बड़ा मज़े का है, तो अगर आपको भूख ना भी लगी हो आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल या मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान और इंडिया की, बिरयानी लवर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर आपको भूख ना भी लगी हो लेकिन आपके सामने बिरयानी का प्लेट रख ले जिससे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, तो जाहिर है कि आप रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और डेफिनेटली आप उसको खाएंगे। या अक्सर इंसान जो है वो कोई चीज़ नहीं खाना चाह रहा होता और अक्सर अम्माएँ कहती हैं कि तुम थोड़ा चख तो लो, हो सकता है पसंद आ जाए। आप जब वो टेस्ट करते हैं आपको वो चीज़ पसंद आती है और आप उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है कि ये स्मेल ऑफ फूड, टेस्ट ऑफ फूड, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हंगर ड्राइव को इंक्रीज करने में। इसके अलावा अगर आपकी उस फूड के साथ एक एसोसिएशन है कि हाँ ये खाना मैंने चखा था, ये बड़ा मज़े का होता है, तो डेफिनेटली जो टेस्ट है वो आपके जहन में सेव है। द साइट ऑफ फूड, कि आप उस खाने को देखते हैं, आप अगर आपने पहले वो चखा है तो जाहिर है कि आपको वो टेस्ट फील होगा, तो आप उसको खाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, द साइट ऑफ फूड, कि अगर वो फूड की प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी हुई है, फूड बड़ा अट्रैक्टिवली इन लोगों ने मैंने डेकोरेट किया हुआ है, तो उसको देख के ही आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है। दैट इज़ द साइट ऑफ फूड्स। इसके अलावा फॉर एग्जांपल बर्गर है, आप बर्गर को सिंपली देख ले आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। पिज़्ज़ा है, आप उसको देख लें आपको भूख लग, बिरयानी है आप उसको देखें आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। यानी कि एक चीज़ अगर आपको प्रेजेंटेबल लग रही है, बड़ी खूबसूरत लग रही है, तो डेफिनेटली आप उसको खाएंगे। साइट ऑफ फूड में एक ये भी आता है कि आप उस चीज़ को देखेंगे, आपको पता है खाने की चीज़ है, ये मज़े की है, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। आप दैट इज स्पेसिफिक फूड नीड्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज प्रेफरेंसेस एंड कल्चर। कल्चर भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और प्रेफरेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल आप किन चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है बिरयानी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि आपके कल्चर में जो है बिरयानी को बड़ा पसंद किया जा रहा है, बड़ी उसकी प्रेफरेंस हो रही है, तो आप उसको बड़ा ख़ास समझते हैं, आप उसको खाते हैं। जबकि चाइनीज़ कल्चर में अगर आप जाएं तो वो जो खाने खाएंगे तो आपको पसंद नहीं होंगे, आपको बड़ा अजीब लगेगा ये किस किस किस्म की चीज़ें खा रहे हैं। इवन कि एक कल्चर है जिसमें अगर वो इंसेक्ट्स खा रहे होते हैं तो आपको वो इंसेक्ट्स बड़े अजीब लग रहे होते हैं कि मतलब ये क्या चीज़ खा रहे हैं, कोई खाने वाली चीज़ है, लेकिन उनके कल्चर में वो चीज़ खास समझी जाती है तो उसको खाते हैं और उनकी जो हंगर वाली एसोसिएशन है वो उन चीज़ों के साथ है। जबकि आपके कल्चर में जो चीज़ ज़्यादा ख़ास है, चाहे वो चिकन कढ़ाई है या वो टिक्के हैं या वो बिरयानी है, कोई भी ऐसी चीज़ या कोई मज़े की स्वीट डिश है जो आपको पसंद हो, आपके कल्चर में इसको बड़ा ख़ास समझा जा रहा हो, तो आप उसको देखेंगे तो आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। दैट इज़ प्रेफरेंसेस एंड कल्चर। अच्छा नेक्स्ट क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड कोग्निटिव फैक्टर्स। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोई चीज़ पहले कहीं चखी हो, आप अगली बार उस चीज़ को देखेंगे तो आपको एकदम से भूख लगना शुरू होगी। तो जितने भी फैक्टर्स हैं उसको हम अगर इधर डालें तो भी आप जो है उसको बड़े अच्छे से समझ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कल्चर की हम बात करें, मैं नाम लूँ सुशी, तो आपको तो सुशी देख के आपके मुंह में तो पानी नहीं आएगा, लेकिन कोई ऐसा बंदा जिसने सुशी खाया हो और उसको वाकई बड़ा मज़े का लगा हो,
उसने सीखा होगा कि ये चीज़ जो है ये इस तरह बनती है और इस तरह खाएँ तो बड़ा मज़े का लगता है। उसका एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उस फूड के साथ। और तो उसके जो कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं वो नाम सुन के ही जो है उसको चीज़ बड़ी पसंद आएगी, उसको भूख लगेगी। जबकि आपने वो चीज़ नहीं सीखी, आपका कभी अच्छा एक्सपीरियंस एक फूड के साथ नहीं रहा, डेफ़िनेटली नेक्स्ट टाइम जब आप उस फूड को देखेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी। ना आपने एक्सपीरियंस किया है या ना आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है या आपका बुरा एक्सपीरियंस रहा है या आपने वो चीज़ सीखी है, नहीं सीखी, तो ये सारी जो है हमारी हंगर में एक मेन रोल प्ले करती है। इसके अलावा कुछ थ्योरीज हैं हंगर की, जिसमें जीन मेयर ने एक थ्योरी दी थी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। तो ये थी कॉज ऑफ हंगर ड्राइव। जो नेक्स्ट हमारे पास फिजियोलॉजिकल मोटिव है, दैट इज थर्स्ट। थर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वाटर इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। हम सबको पता है कि हमारी सर्वाइवल के लिए पानी कितना ज़रूरी है, बिकॉज वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। हम खाने के बगैर कुछ अरसा या कुछ दिनों के लिए तो रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकते। पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, थर्स्ट जो है वो किन किन फैक्टर्स की वजह से इंसान को प्यास लगती है, किन किन वजूहात की वजह से इंसान को जो है प्यास लगना शुरू हो जाती है। जिसमें एक है ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, यानी कि आपका गला खुश्क हो गया, आपका माउथ खुश्क हो गया, तो आप क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं। आपको पानी की ज़रूरत होती है, दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ थर्स्ट। माई थर्स्ट इन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट अ गुड बेवरेज। आपने कोई मज़े का शरबत पिया या कोई जूस पिया, तो क्या है कि नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ को देख के ही आपको प्यास लगनी शुरू हो जाती है। आजकल तो वक्फे भी एड्स जिस तरह चल रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर किस्म की एक फिजी ड्रिंक है जो समर में अक्सर ये एड्स बड़े चलते हैं कि बड़ी गर्मी लग रही होती है और वो एक किस्म की एक फिजी ड्रिंक है जिसको वो देखता है और उसे एक घूंट पी लेता है और एकदम से उसको उसकी प्यास बुझ जाती है। तो ये क्या है कि टेस्ट अ गुड बेवरेज। आप कोई अच्छा जूस पीते हैं या अच्छा बेवरेज आप टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी आपकी थर्स्ट जो है वो एक मेन रोल प्ले करती है। आपके सामने आपका फेवरेट जो शेक है वो पेश हो या फेवरेट जूस पेश हो, कोई कॉकटेल है, मिंट मार्गरीटा, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, आपने पहले कभी पिया हो, तो डेफिनेटली वो आपके थर्स्ट में एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, इसके अलावा है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सेल्स कॉजेज डिहाइड्रेशन। आपके सेल या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल से जब पानी कम होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन कॉज होना शुरू हो जाती है और डिहाइड्रेशन की वजह से फिर प्यास लगनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक टर्म है जिसको हम कहेंगे सेलुलर डिहाइड्रेशन थर्स्ट। सेलुलर का वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि सेल से वाटर लॉस हो रहा है। डिहाइड्रेशन इज द लॉस ऑफ वाटर, तो सेलुलर डिहाइड्रेशन थर्स्ट। इसमें क्या है, अगेन हमारा हाइपोथैलेमस इसके अंदर मेन रोल प्ले कर रहा है। इस तरह हमारे हंगर में भी हाइपोथैलेमस मेन रोल प्ले कर रहा था, यहाँ पर भी हाइपोथैलेमस रोल प्ले कर रहा है। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है कि द हाइपोथैलेमस नर्व सेल्स जो कि नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करता है। जब सेल्स डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो ये नर्व इम्पल्सेस क्या करते हैं, ये एज अ सिग्नल काम करते हैं थर्स्ट के लिए और हाइपोथैलेमस तक मैसेज जाता है कि सेल में पानी कम हो गया है, देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर। तो हाइपोथैलेमस के बाद फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैसेज जाता है कि पानी पीना चाहिए, यानी कि अपने थर्स्ट को, अपने प्यास को बुझाने के लिए द लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट ड्रिंक वाटर, ताकि जो सेल से जितना पानी लॉस हुआ है उसको हम रिकवर कर सकें, बैलेंस रख सकें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिलीजेस हार्मोन कॉल्ड एंजियोटेंसिन 2। अब ये जो एंजियोटेंसिन वाला हार्मोन जब रिलीज होता है, ये तब रिलीज होता है जब ब्लड की वॉल्यूम में रिडक्शन आ जाए। जब ब्लड की वॉल्यूम में रिडक्शन आता है तो एंजियोटेंसिन हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से थर्स्ट कॉज होती है, प्यास लगती है बंदे को। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगेन जब आप पानी पीते हैं तो ये वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है इसमें रिडक्शन जो है वो कम हो जाती है, यानी कि रिडक्शन ख़त्म हो जाती है, मतलब रिडक्शन नहीं होती फिर।
पानी कम हो जाता है तो ब्लड की जो वॉल्यूम है उसमें रिडक्शन स्टार्ट होती है। देन पुल बाय दीज स्टिमुलस एंड इंसेंटिव्स, ये जितने भी स्टिमुलाई हैं, इंसेंटिव्स जैसे हमने पढ़ा, गुड बेवरेजेस, ड्राई माउथ और लॉस ऑफ वाटर। अब क्या है, ये जो स्टिमुलाई आपको मिल रहे थे, आपको सिग्नल्स मिल रहे थे, उसको रिकवर करने के लिए इसके अलावा इंसेंटिव्स हैं, यानी कि पानी आपके लिए एक किस्म का इंसेंटिव है, या बेवरेजेस, अच्छा शरबत या जूस वगैरह, आप वो आपके लिए एक इंसेंटिव्स हैं जिसकी वजह से आप अपने थर्स्ट को रेगुलेट करते हैं और फिर थर्स्ट को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बॉडी में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को भी बैलेंस रखने के लिए जो है क्या कहते हैं, थर्स्ट मेन जो है वो एक मेन रोल प्ले करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज सेक्सुअल मोटिवेशन, और अगेन इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। इसकी वजह से ही स्पीशीज़ जो हैं वो सर्वाइव करें। हंगर और थर्स्ट जो है हमारे पास बहुत ही, आप कहें कि एक मेन प्राइमरी मोटिव्स हैं जिसको सेटिस्फाई करना मस्ट है। सेक्सुअल मोटिवेशन क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए है। अगेन दीज आर नॉट अराउज्ड बाय द लैक ऑफ सब्सटेंस इन द बॉडी, इस वजह से अरोज नहीं होते। हंगर का हमने पढ़ा कि बॉडी में किसी चीज़ की किसी सब्सटेंसेस की रिडक्शन हो जाए, जैसे रिडक्शन ऑफ शुगर लेवल है या रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड है, किसी भी चीज़ की रिडक्शन होती है तो उसके बाद हंगर या थर्स्ट जो है वो अराइज करती है। लेकिन सेक्सुअल मोटिवेशन में क्या है कि बॉडी में किसी चीज़ के लॉस या रिडक्शन की वजह से अराइज नहीं होती, बल्कि डिपेंड्स ऑन सम सेक्स हार्मोन्स, जिसमें आते हैं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इसके अलावा एम्फेटामाइंस हैं, और दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द गोनेड्स। गोनेड्स के जो है वो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। हमारा ब्रेन जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है, और एंड द बॉडी ऑफ डेवलपिंग पीपल एंड द लोअर एनिमल्स, इन सब में जो है ये सारा जो प्रोसेस है ये ऑर्गेनाइज हो रहा होता है। इसमें हमारी कॉग्निटिव फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, जैसे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, फैंटेसीज हैं, मेमोरीज हैं। एक इंसान की मेमोरीज या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी मेमोरीज हैं, उसकी फीलिंग्स, थॉट्स, ये सारी कॉग्निटिव फैक्टर्स जो हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सेक्सुअल मोटिवेशन। इसके अलावा जो एक ऑर्डरलेस सब्सटेंसेस जो बॉडी प्रोड्यूस कर रहा होता है, एक ऑर्डरलेस जिसको हम फेरोमोन्स कहते हैं, these also play important roles in sexual motivation। इसके अलावा इसको हम फिजियोलॉजिकल नीड्स के अलावा हम इसको सोशल नीड्स भी कह सकते हैं, यानी कि ये तो है तो फिजियोलॉजिकल मोटिव, क्योंकि इसमें अगेन हार्मोन्स है, कुछ सर्टेन हार्मोन्स जो इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं इसके अलावा, लेकिन इसको हम सोशल नीड्स में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। हंगर में क्या था, ऑर्गेनिज्म टोटली इंडिविजुअली अपने लिए लगा हुआ था। थर्स्ट क्या है, टोटली अपने थर्स्ट जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए वाटर पी रहा है। सेक्सुअल मोटिवेशन में क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर टोटली डिपेंडेंट है, इसलिए इसको हम सोशल नीड्स भी कहते हैं। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल मोटिव है दैट इज स्लीप एंड रेस्ट। नाम से ही आपको बड़ा अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि सोना है और आराम करना है, स्लीप एंड रेस्ट। इसको हम एक कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट नीड ऑफ द बॉडी दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड एट पीरियोडिक इंटरवल्स, यानी कि हर वक्त इंसान सोता हुआ भी नहीं होता और हर वक्त इंसान रेस्ट भी नहीं कर रहा होता, पीरियोडिक इंटरवल्स, थोड़ा टाइम टू टाइम। कभी कभी इंसान जो है बहुत सारा काम करने के बाद थक जाता है, इंसान ही नहीं बल्कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत ज़्यादा घूम फिर ले या काम कर ले तो वर्क के बाद फिर वो एक स्लीप या रेस्ट वाला टाइम होता है, उसको आराम करना होता है। हर एक पीरियोडिक इंटरवल में ये, यानी कि दिन को आप काम करते हैं, रात को आप सो जाते हैं, दिन में भी आप जब थक जाते हैं आप रेस्ट कर लेते हैं। फिजियोलॉजिकल मोटिव है ना, आपने अपनी बॉडी को मेंटेन रखना होता है। अब इसमें क्या है, स्लीप और रेस्ट कब अराइज होती है, जब बंदा थक जाता है, जब बहुत ज़्यादा काम कर लेता है, उसके बाद जो थकन महसूस होती है, उसके बाद स्लीप एंड रेस्ट वाली जो फिजियोलॉजिकल नीड है या मोटिव्स है वो अराइज होने शुरू हो जाते हैं। Then there is a reticular formation in the brain that conducts sleeping and working function। हमने ब्रेन का बाकायदा पूरा चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मेडुला का क्या फंक्शन है, रेटिकुलर फॉर्मेशन का क्या फंक्शन है, पोन्स का क्या फंक्शन है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स प्रोवाइड कर लूँगी। इन केस अगर आपको लिंक्स नहीं मिलती आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल शेयर दैट लिंक विद यू। इसके अलावा इसके अलग से मैंने प्ले लिस्ट भी बनाई है,
वहाँ पर भी जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमारे ब्रेन में हमारे जो ब्रेन में कुछ सर्टेन एरियाज़ हैं, सर्टेन पार्ट्स हैं जिधर ये सिग्नल्स जाते हैं और वो हमारी स्लीप एंड रेस्ट को रेगुलेट करते हैं कि अब इंसान को सोना चाहिए, अब इसको आराम करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लर्न फैक्टर्स भी इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगेन हम अगर एक दुनिया में रहते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रहता है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वो सीखता है। फॉर एग्जाम्पल न्यू बॉर्न बेबी है, अब उसको पीरियोडिक इंटरवल्स को कुछ नहीं पता। अक्सर होते हैं ना न्यू बॉर्न बेबीज, छोटे बच्चे जो होते हैं ज़्यादा टाइम सो रहे होते हैं, कम टाइम जो है वो जाग रहे होते हैं। कभी कभी आप देखें सारा दिन सो रहे होते हैं और सारी रात जो है वो जाग रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ सीखी नहीं है कि हमने कब सोना है और कब जागना है। अच्छा, इसके अलावा हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो स्लीप के लिए हमारे पास प्राइमरी नीड होती है, या जो फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी है स्लीप के लिए, दैट इज़ डार्कनेस, का सर्टेन काइंड ऑफ बेड एंड अदर सिचुएशंस। यानी कि अदर सिचुएशन में ये भी आ सकते हैं कि एक बंदे को शोर शराबे में नींद नहीं आती, तो दैट पर्सन नीड्स अ पीसफुल इन्वायरमेंट, या कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ मेडिसिन्स हैं जो बंदा ले रहा होता है फॉर स्लीप, या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं, प्राइमरी नीड्स हैं जो स्लीप के लिए ज़रूरी होती है। अच्छा, जो नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल मोटिव है दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर में क्या है, हम एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, हाइपोथैलेमस, अगेन हाइपोथैलेमस, देखें हाइपोथैलेमस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो ये हमारे हंगर और थर्स्ट में भी एक बड़ा मेन रोल प्ले कर रहा था, अब नॉर्मल टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये कोशिश होती है कि वो सख्त गर्मी और सख्त सर्दी से खुद को बचाने की कोशिश करे और बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पे मेंटेन रखने की कोशिश करे। फॉर एग्जांपल, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, अब बॉडी का टेम्परेचर तो हाई हो जाएगा, बहुत राइज कर जाएगा। जब बहुत राइज कर जाएगा, हीट स्ट्रोक या एनी अदर प्रॉब्लम्स कैन बी कॉज्ड। तो इसमें क्या है कि जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है, तो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी इस तरह है अल्हम्दुलिल्लाह कि स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम पर्सपायरेशन कहते हैं, पसीना आना शुरू हो जाता है, पूरी बॉडी में स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर वो बॉडी जो है वो बड़ा नॉर्मल सा टेम्परेचर उसका हो जाता है। अभी क्या है, दिस इज़ होम्योस्टेसिस, कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत एक्सट्रीम हीट है, टेम्परेचर बाहर का बहुत हाई है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी इस तरह भी होता है कि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर 40 तक पहुंच जाता है, लेकिन जो ह्यूमन है उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरह बना होता है कि वो 40 तक ह्यूमन का टेम्परेचर नहीं जाता, क्योंकि ह्यूमन का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सी तक चला गया तो उनके लिए तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। सर्वाइव करने के लिए तो बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है। तो बॉडी क्या करती है कि स्वेटिंग स्टार्ट कर लेती है, पसीना स्टार्ट कर लेती है। अब वो पसीना निकलता है बॉडी से, वो इवापोरेट होता है, तो क्या होती है कि बॉडी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर बहुत एक्सट्रीम कोल्ड है, बहुत सख्त सर्दी है, अब सख्त सर्दी में क्या है, बॉडी फ्रीज हो सकती है, कोई सा भी मसला स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें फिर ह्यूमन या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या करती है, शिवरिंग स्टार्ट कर देती है, कपकपाना जो शुरू हो जाते हैं, जो शिवरिंग होती है वो वाली। अब शिवरिंग से क्या होती है, बॉडी हीट अप हो जाती है, ज़्यादा शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, बॉडी हीट अप हो जाती है, बॉडी जो है गर्म हो जाती है। क्या होता है, बाद में इंसान को जो है वो इतनी जो एक्सट्रीम कोल्ड है उसमें वो बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, डैमेज नहीं होती। तो ये क्या है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं। Then next, physiological motivation is need to avoid pain. सबसे या वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नीड्स है ह्यूमन बीइंग की, नीड टू अवॉइड पेन। इसमें क्या है, हम पेन को किस तरह अवॉइड करते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए हम भागते हैं, वहाँ से हट जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि किसी भी इंजरी से खुद को सेफ रखें, पेन कोई भी तकलीफ ना मिले, या अगर पेन है, तकलीफ है, दर्द है,
तो उसको हम कम करने की कोशिश करें या ख़त्म करें, और दूसरों की सफरिंग्स को भी कम करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि एक जगह पे आपको नुकसान पहुंच रहा है, आप वहां पर खतरे में है, तो आप वहां से भागेंगे। इसमें हमने पढ़ा था फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था। अगेन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नर्वस सिस्टम का मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट उसकी मैंने बनाई हुई है, या तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में कह सकते बता सकते हैं। आई विल शेयर दैट लिंक विद यू। मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन भी अपडेट कर दूंगी आप लोगों के लिए। इसमें हमारी फाइट और फ्लाइट ये वाली सिचुएशन होती है कि अगर कोई डेंजरस सिचुएशन है तो या हम वहां से फ्लाइट करेंगे, भागेंगे, या हम फाइट करेंगे। ठीक है। और इसमें ये भी आ सकता है कि बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है तो आप धूप में नहीं खड़े होंगे, आप धूप से साइड पे होंगे, या बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप कोई जैकेट वगैरह पहनेंगे, या अगर आपको लगता है कि सामने डॉग है जो कि बाइट कर सकता है तो वहां से आप खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या है, आप पेन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा डिज़ायर टू रिड्यूस पेन, फॉर एग्जांपल एक बंदे के सर में दर्द है या टांग में दर्द है, तो कोशिश करेगा कि या तो उसका जो दर्द है वो कम हो जाए या तो वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए हो सकता है वो कोई पेन किलर ले, जिस तरह एस्पायरिन्स वगैरह होते हैं, कोई भी पेन किलर वो ले, या जिस तरह ऑपरेशंस होती हैं, सर्जरी होती है, तो इसमें जो पेन को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि जो है उसको पेन ना फील हो। पेन को अवॉइड करने के लिए, उनकी सफरिंग्स को कम करने के लिए, जो है दीज आर द डिज़ायर्स जिसकी वजह से या हम कह सकते हैं दिस इज़ वन ऑफ द फिजियोलॉजिकल मोटिव कि इसमें हम कोशिश करते हैं कि पेन को या अवॉइड करें, या अगर पेन है तो उसको रिड्यूस या एलिमिनेट करें। Then the next one is maternal love. Maternal instinct is full of love. मैटरनल लव का वर्ड ही जब मैंने बोला तो आपके जहन में डेफिनेटली आपकी मदर आई होंगी, क्योंकि इसमें मैटरनल लव है ना, ममता, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं ममता। अच्छा, मैटरनल लव क्या है? इंस्टिंक्टिव है, इनेट है और लर्न भी है। एक ऑर्गेनिज्म बाय बर्थ ही उसमें ये होता है कि वो प्यार करते हैं दूसरों से, दैट इज मैटरनल लव। वो एक मैटरनल लव एक इंसान में बाय बर्थ भी होती है, इनेट भी होती है और लर्नड भी होती है, कि वो दूसरों से देख के भी सीखता है कि वो बच्चों से प्यार कर रहा है या वो बच्चों से प्यार कर रही है, तो आप वो चीज़ें सीख लेते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मैटरनल लव। और कुछ जो है वो बाय बर्थ ह्यूमन नेचर में भी है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेचर में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख लें कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, दैट इज़ मैटरनल लव। लव है, डिवोशन है, सपोर्ट है अपने बच्चों के लिए, दैट इज़ मैटरनल लव। सिक्योर फाउंडेशन के लिए मैटरनल लव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें कोई भी इनबॉर्न, कोई भी न्यू इन्फेंट, चाहे वो ह्यूमन का है बेबी या वो किसी एनिमल का बेबी है, लेकिन अगर उसको मैटरनल लव नहीं मिलेगा तो वो उसकी एक सिक्योर फाउंडेशन नहीं होगी, वो सिक्योर नहीं होगा। तो सिक्योर फाउंडेशन के लिए मैटरनल लव बहुत ज़रूरी है। चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। फॉलोइंग द बर्थ ऑफ अ न्यूबॉर्न की जो प्रॉपर डेवलपमेंट अगर चाहते हैं आप, तो उसको प्रॉपर मैटरनल लव प्रोवाइड करेंगे ना। मैटरनल इंस्टिंक्ट जो है दैट दिस इज़ फुल ऑफ लव, इसमें केयर आती है, डिवोशन आती है एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड नीड। पता होता है कि बच्चे को अगर भूख लग रही है, ये अगर रो रहा है तो क्यों रो रहा है, अच्छा इसको बुखार ना हो जाए, ठीक है। अब जितनी भी कोशिशें होती है ना आप चाइल्ड की नीड को समझने के लिए, आप देखें कि सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, चाहे वो एनिमल्स भी हैं, आप देखें कि वो अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, उनको अपने बच्चों की नीड्स का पता होता है। आप किसी एनिमल का बच्चा लेके पाले तो हो सकता है वो आपसे बीमार हो जाए, हो सकता है आप उसकी उतनी अच्छे से ख्याल ना रख सके जितना उसकी अपनी मदर जो है उसका ख्याल रखेंगी। दिस इज मैटरनल लव। ठीक है। जो नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन, दैट इज नीड फॉर रिस्पिरेशन। अगर शॉर्ट वर्ड में मैं कहूँ तो इसका मतलब है कि आप ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप एक्सहेल करते हैं। ठीक है।
अब इसमें क्या है कि रिस्पायरेशन में क्या है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसको हम ऑटोमेटिक प्रोसेस भी कह सकते हैं या इनवॉलेंट्री प्रोसेस भी कह सकते हैं, यानी कि आपको खुद कोशिश नहीं करनी होती कि मैं सांस लूं और फिर उसको लंग्स में लेके जाऊं और फिर वहां से वो एल्विलाई तक पहुंचे और फिर वो जो है ब्लड में मिक्स हो और फिर वो वापस वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आए और फिर वो मैं एक्सहेल करूं। आपको खुद ये सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, खुद ब खुद ही सारा हो रहा होता है। अच्छा, ये बॉडी नीड है, नेसेसरी फॉर सर्वाइवल है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन के बगैर नहीं रह सकता। ज़रूरत होती है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि वो ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करे। अब एक ऑक्सीजन एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे आप रिस्पायरेशन का प्रोसेस ही बंद करवा दें, फिर आप उसको लाख खाना दें, पानी दें, आप उसको मैटरनल लव दें, उसका टेम्परेचर मेंटेन रखें, कुछ भी करें, भाई उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, उस वो इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस ही नहीं चल रहा, उसको रिस्पायरेशन ही नहीं चल रही, तो क्या फायदा है, उसने सरवाइव ही नहीं करना। ठीक है। नाउ नीड फॉर रिस्पायरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल मोटिव है, दैट इज नीड टू एलिमिनेट। शॉर्ट में कहें तो एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं और बाकी जो प्रोडक्ट होते हैं उसको वेस्ट प्रोडक्ट्स में टर्न कर देते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स में रिलीज कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि एनर्जी कंज्यूम की जाती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी चीज़ अगर वो खाता है तो उससे एनर्जी ले लेता है और जो बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे वो एनर्जी नहीं ले सकता उसको वेस्ट प्रोडक्ट में रिलीज कर देता है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन या ब्लेडर में फिर वो जाती है, फॉर एग्जांपल इंसान ने या लिविंग ऑर्गेनिज्म ने कोई खाना खाया, उसके बाद या पानी पिया, एनर्जी उसे ले ली, जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट है या तो वो इंटेस्टाइन में जाता है इन सॉलिड फॉर्म या वो ब्लेडर में जाता है इन लिक्विड फॉर्म। फिर प्रेशर जो है बिल्ड होती है ऑर्गन्स के जरिए और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो एलिमिनेट हो जाती है, इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन जो है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन भी हो सकती है, स्वेटिंग भी हो सकती है, पर्सपायरेशन, जिसपे वाटर, पानी, यूरिया और जितने भी अनवांटेड न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को नहीं चाहिए, दिस इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आप वीडियो लाइक करें। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक जो कंफ्यूजिंग था, आपको सही से समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसके अलावा वीडियो के लिंक्स को और चैनल के लिंक को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।